अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज से हमने पीएमएस जो है उसके लेक्चर स्टार्ट करने हैं। ठीक है, पीएमएस पंजाबी के। सीएसएस की पंजाबी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पीएमएस की पंजाबी के अंदर भी कुछ टॉपिक इस तरह के हैं जो सीएसएस के सिलेबस के साथ ओवरलैप करते हैं, तो उनको हम दोबारा से यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए आपने वही सीएसएस के लेक्चर्स ही देखने हैं। ठीक है, पीएमएस में जो आपकी पंजाबी होती है ये 200 मार्क्स की होती है, सीएसएस के अंदर 100 की थी। तो आप खुद सोच रहे हैं कि सिलेबस ज़ाहिर बात है पीएमएस के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, वहां पर आपका एक पेपर होता है। अब यहाँ पर पेपर 1 जो है, अगर उसका सिलेबस डिस्कस करें तो उसमें जो सबसे पहले पार्ट 1 आता है वो है पंजाबी क्लासिक की शायरी। ठीक है, अब क्लासिक की शायरी आप कहेंगे कि हमने सीएसएस में भी पढ़ी है, तो वही है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें किस तरह से अलग है कि जो आपने सीएसएस के अंदर क्लास की शायरी वाला पार्ट पढ़ा है, जो आपने ये बाबा फरीद शाह, हुसैन सुल्तान बाबू बुल्ले शाह, ख्वाजा फरीद को पढ़ा है, उसके अंदर ये था कि आपने उसके क्वेश्चन याद किया था। ठीक है, आपसे वो पूछ लेते हैं कि बाबा फरीद दी शायरी विच इखलाकियात दा दर्स मिलदा खोले के चानन पाओ। उसके अंदर आप उसकी कोई 8-10 शेर लिखते हैं, फिर नीचे आप उसकी नसर जो है वो बना देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं है। पीएमएस के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो आपका पार्ट है, इसके अंदर से एक तो वो शॉर्ट क्वेश्चन देता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से कि मतलब वो 2 नंबर का आपको क्वेश्चन देगा, आपसे पूछ लेगा बाबा फरीद कब पैदा हुए, या कहाँ के रहने वाले थे, या इन्होंने किसकी बैत की। ठीक है, या इनका जो मिजार है वो कहाँ पे है। इस तरह का कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आपने एक ही लाइन में देना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज आती है। दूसरी ये आती है कि इस बाबा फरीद वाला ये जो पार्ट है आपका, ये जो क्लास की शायरी वाला, इसके अंदर से वो अशार देता है और आपने अशार की तशरीह बनानी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लासिकी शायरी वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आपने क्वेश्चन के थ्रू नहीं करना पीएमएस में, जिस तरह से आपने सीएसएस के अंदर किया ना कि आपने एक बाबा पढ़ ले तो बस वो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये नहीं है, आपने बाबा फरीद की शायरी को बड़ा डीपली देखना है। आपको उसकी शायरी की नसर बनानी आनी चाहिए, तशरीह बनानी आनी चाहिए। ठीक है, एक तो मैंने आपको कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बोला कि आपकी नसर आती है। ठीक है, आपकी क्या आती है, नसर आती है, तशरीह आती है। ठीक है, आपने नसर बनानी होती है, तशरीह बनानी होती है। अब उसमें वो बाबा फरीद का आपको कोई भी एक शेर दे देगा ऊपर। ठीक है, और उसके नीचे आपको कहेगा कि आप इसकी तशरीह करें। ठीक है, तो आपकी उसकी तशरीह तकरीबन हो जाती है 1.5 पेज की। आपने 1 पेज की, 1.5 पेज की, 2 पेज तक आपने उस शेर को सही करके एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्डिंग में। पहले आप उसका मफहूम लिखते हैं, फिर उसके बाद आप उसके नीचे तशरीह बनाते हैं, नसर बनाते हैं, जिस तरह से आप उर्दू में करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो इस पार्ट को आपने इस लेवल पे करना है कि आपने इन सारे जितने भी यहाँ पर बाबे आपको दिए गए हैं, इन सब को जो शायरी होगी उसको आपने डीपली पढ़ना है। आपने समझना है कि वो अपनी शायरी में क्या बात कर रहा है। आपके सामने कोई शेर आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा शेर हो, अब इनकी शायरी तो बहुत ज्यादा है, आप सब तो सारे तो नहीं पढ़ सकते, हो सकता है कोई ऐसा शेर आपके सामने आ जाए जिसको आप पहली दफा देख रहे हो। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपने इतना पढ़ा होना चाहिए, आपकी वोकैब इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके मीनिंग्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपको पंजाबी के हर वर्ड के मीनिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब वो शेर आपके सामने आएगा तो आप खुद उसकी नसर बना लेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको उससे फिर रेलिवेंट और भी शेर आने चाहिए। बाबा फरीद का फॉर एग्जाम्पल आप कोई शेर आ गया है आपके पेपर के अंदर, आपने उसकी नसर बनानी है, तो नीचे फिर आप रेफरेंसेस के लिए आप कहें कि इस बारे में शाह हुसैन ने भी ये कहा है। ठीक है, जैसे आप बाकी पेपर्स में रेफरेंस देते हैं तो वहां पर भी आप रेफरेंस देंगे। इंशाल्लाह इसको बड़ा डिटेल के साथ आपको शेर सामने रख के एक्सप्लेन करूंगी तो आपको चीजों की समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास आता है जदीद शायरी। ठीक है, जदीद शायरी सेम आपने उसी तरह से करनी है जिस तरह से आपने वहां पर की है। ठीक है, सीएसएस के अंदर सेम वही, वहां पर हमने कुछ शायर जो है वो पढ़ लिए थे, जैसे शरीफ कुंजाई हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद मुनीर न्याजी हो गया, बाकी सदीकी हो गया, और डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर हो गया। जी ऑलरेडी हम वहां पे पढ़ चुके हैं, पीछे आपके 3 रहते हैं, वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे पीएमएस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आपने सेम वैसे ही लिखने हैं, वैसे ही करना है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका भी वही है, जदीद शायरी में से आपको क्वेश्चन देगा, 2 देगा, आपने एक उसमें से लिखना है। इसको लिखने का जो जितना भी वो सारा स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा वही है जो आपको सीएसएस में समझाया है। ठीक है, एज इट इज आपने उसी को फॉलो करना है, उसी को आपने देखना है, उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में आ जाता है हिस्सा नसर। ठीक है, अब ये भी आपने वैसे मुआइज़ नौशा जो है ये आपको मैंने वहां पे पढ़ाया है। ठीक है, सीएसएस के अंदर तो आपने ये भी वहीं से उठाना है। उसके बाद आपका आ जाता है पक्की रोटी, तो मैं आपको यहाँ से पक्की रोटी जो है वो दूसरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास चॉइस भी होती है, आप इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि आप दोनों करें, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है, आप छोड़े नहीं यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाए जदीद नसर के ऊपर, तो जदीद नसर में आपके पास आ जाते हैं
ड्रामा, 2 ड्रामे आते हैं, ठीक है। अब ये आपने नहीं पढ़े हुए, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे सीएसएस के अंदर डिस्कस करनी है। यहाँ पे आपका ड्रामा आता है काला पतन, टाली दे थल्ले, टामा टामा तारा, और एक कहानी आती है नूरी। ठीक है, आपके 2 ड्रामे हैं, एक नावल है और एक कहानी है। इसके अंदर से भी आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपने एक को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपके पास ये 4 दिए हुए है ना, तो आपको पता है कि उसने पेपर में 2 देने हैं, आपने एक लिखना है, तो आप यहाँ पर इन 4 में से एक को छोड़ सकते हैं, 3 याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है ना कि आज ये वाले 3 इजी हैं, तो आप उन 3 को, मैं मोस्टली ये लास्ट वाले जो 3 है ये करवाती हूँ, अशफाक अहमद का टाली थल्ले, टामा टामा तारा और नूरी, क्योंकि ये ज्यादा वो पेपर में देते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 3 भी कर लेते हैं तो आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। एक आप छोड़ सकते हैं, आपके पास जहाँ पे चॉइस होती है, और बेशक आप छोड़ भी दें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसको भी करने का तरीका वही है जैसे हमने पीछे सीएसएस के अंदर क्वेश्चन किए थे ना, ये ड्रामे और नावल और कहानी, इनको भी हमने उसी तरह से करने हैं। हम सिंपल इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो ड्रामा है इसके अंदर क्या बातें की गई हैं, फिर हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, तनकीदी जायजा जो हमने वहां पर किया था वो भी हम करेंगे, फिर हम उसको कंक्लूड कर देंगे। सिंपल सिंपल चीजें हैं सारी, बस थोड़ा सा ध्यान के साथ, थोड़ा टेंशन के साथ पढ़ेंगे, पूरा फोकस करेंगे ना इसके ऊपर, चीजों को समझेंगे। ये नहीं है कि आपने बस देखना है कि आपके सामने नोट्स रख दिए गए और आप उसको क्रैम कर लें। पंजाबी को क्रैम नहीं करें, छोड़ें इसको, इसको सिर्फ समझें। जैसे फॉर एग्जांपल एक ठाली थले ड्रामा है, तो आप ये ड्रामा इसको पूरा को समझ लें कि इसके अंदर क्या बात अशफाक अहमद ने की है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो बाकी जो चीजें होंगी वो तो आप खुद से भी बना लेंगे इंशाल्लाह। जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़ी क्लियरली चीजें समझ आ जाएंगी कि अगर आपके सामने एक ड्रामा, एक स्टोरी आ जाती है, तो आपने उसको किस तरह से अपने अल्फाज में बयान करना है। आप उससे, उसके अंदर से कैसे खुद से हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नोट्स दिए जाए, आपको बुक दी जाए और आप वहां से क्रैम करें चीजों को। ठीक है, तो पंजाबी के अंदर आई थिंक आपको चीजों को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्रैमिंग वाला पार्ट आपका होता है ऊपर, पोएट्री वाला पार्ट, ठीक है, शायरी वाला पार्ट। शायरी को आपको क्रैम करना पड़ता है, क्योंकि आप शेर तो आप खुद से नहीं बनाएंगे, वो तो जो बाबे ने बोला है आपने वही लिखना है। तो यहाँ पर ये जो ड्रामे आ जाते हैं ना, इनका हमने 2 चीजें करनी होती हैं, एक हमने फिक्री वैरवा करना होता है और दूसरा हमने तनकीदी वैरवा करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सीएसएस में भी बड़ा डिटेल में ये चीजें समझाई हैं कि फिक्री वैरवा करना है और तनकीदी। फिक्री वैरवा वो होगा, जैसे अशफाक अहमद का टाली थले ड्रामा है, तो इसमें आप बताएंगे कि अशफाक अहमद की फिक्र क्या थी, वो क्या बताना चाह रहे थे, उनकी क्या सोच थी, इस ड्रामे के अंदर उन्होंने सोसाइटी में क्या चीजें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जब आप ये ड्रामा पढ़ लेंगे, ये स्टोरी पढ़ लेंगे, अब आपने इसको स्टोरी बना के पढ़ना है। जहरी बात है, उसने एक स्टोरी ही लिखी है ना, तो आप उसको एक स्टोरी वाइज पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस ड्रामे के अंदर क्या बातें की गई हैं। इसके अंदर फ्यूडलिज्म की बात की गई है, इसके अंदर औरतों की बात की गई है, क्या बात की गई आपको खुद समझ आएगी। और जो जो आपको लगेगा कि भाई इसके अंदर यहाँ पर ना फ्यूडलिज्म की बात की गई है, आप वो हेडिंग निकाल लेंगे। आपको लगेगा यहाँ पर औरतों के हकूक के लिए बात की गई है, आप वो हेडिंग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी चीज आपको यहाँ पे मेन लगी, लेकिन उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको अच्छा गाइड गाइड कर दिया जाए, आपको अच्छी तरह बता दिया जाए, एक क्वेश्चन आपके सामने अटेम्प्ट कर दिया जाए, तो आई थिंक ये आपके लिए आसान हो जाएगी पंजाबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब ये आपका पेपर 1 था, ठीक है, अभी जो दूसरा है वो आपका पेपर 2 है। ठीक है, अब पेपर 2 के अंदर आपने क्या करना है, पेपर 2 के अंदर जो आपका पार्ट 1 है उसके अंदर आ जाता है पंजाबी जबान और अदब दी तारीख। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमने मैं उर्दू में से जैसे बता रही हूँ, ताकि जिनको पंजाबी की कुछ समझ नहीं आती तो उनको भी क्लियरली समझ आ जाए, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे खुद आप फिर कहें कि मैम को खुद को पंजाबी नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 जो है, यहाँ पर आपका आ जाता है पंजाबी जबान व अदब दी तारीख। ठीक है, इसके अंदर पंजाबी जुबान दा पिछोकड़, ये आपने सारे अभी पढ़ने हैं पीएमएस के अंदर ही। सीएसएस में भी मैंने आपको पंजाबी जुबान दा पिछोकड़ पढ़ाया है आसिफ खान का, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया सीएसएस के हवाले से, जितना सा उधर आपके निसाब में था, यहाँ पे हमने इसको बड़ा डिटेल में लेके चलना है, और यहाँ पर आपने सारे टॉपिक इसके पढ़ने हैं। अब यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, मैं तो इस एक पार्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू देखती हूँ, आपको पता कि आप किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको ये 4 यहाँ पे चीजें दी गई हैं, पंजाबी जुबान दा पिछोकड़, दूजी जबाना होते असर, पंजाबी जुबान दी तारीफ, पंजाबी तनकीद ते तहकीक दी लोड़। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको 4 चीजें दी गई हैं। यहाँ पर से भी आप 3 कर सकते हैं, एक स्किप कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, 3 कर सकते हैं, एक स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ये चारों डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है ना, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी चीजें डिटेल में लेके जाएं, ताकि वहां पर आपके पास कोई ये ना हो, जब आपके सामने पेपर हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन वहां पे ना हो जो आपको ना आता हो, बल्कि आपको ये हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे उस क्वेश्चन से भी ज्यादा आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 और 3,
तो आप कहें कि भाई मैं जो 2 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप कहें कि जो 3 है ना वो मुझे इससे भी ज्यादा बेस्ट तरीके से आता है, तो मैं इसको दे के आऊंगा। ठीक है। तो हमने इस वजह से सारी पंजाबी को डिस्कस करना है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास लोक अदब आ जाता है। अब ये वाला पार्ट आपका सीएसएस के अंदर भी रहता है, वहां पर भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है। इसी वजह से नहीं पढ़ाया था क्योंकि पीएमएस के अंदर हमने इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि जब हम पीएमएस में पढ़ेंगे तो आपका सीएसएस वाला भी कवर हो जाएगा। इसके अंदर आपने लोकगीत पढ़नी है, फोकस हमारा ज्यादा लोकगीत पर ही होगा। लोकगीत वो होता है कि जो लोगों के मुंह से निकली हुई बातें होती हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बैठी हुई, मैं अपने पास से कोई भी गाना बना दूं, कुछ भी कर दूं, मैं एक आम आम इंसान हूं ना, कोई सिंगर नहीं हो या कोई शायर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ठीक है। मैंने खुद से कोई गाना क्रिएट किया तो उसको हम कहेंगे लोकगीत। ठीक है। मोस्टली ये शादी ब्याह पे गाते हैं, ये बच्चे, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा मेन पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे पीएमएस के अंदर है ना, जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, वो है दास्तानी अदब। ठीक है। वो कौन सा है? दास्तानी अदब। अब दास्तानी अदब के अंदर आपके वैसे तो 4 स्टोरीज हैं। हीर रांझा की है, वारिस शाह वाली। उसके बाद किस्सा ससी है। अब हीर वाली जो स्टोरी है ना, ये हमने सीएसएस के अंदर भी पढ़नी थी, लेकिन वहां पर नहीं पढ़ाई आपको, इसलिए कि यहाँ पर डिटेल में पढ़ानी है। ठीक है। उसके बाद आपका किस्सा सस्सी वाला है, किस्सा सैफुल मलूक है, और मिर्जा साहिबा है। ठीक है। अब ये भी आपके पास 4 किस्से हैं, आप इसमें से भी एक किस्सा स्किप कर सकते हैं। मैं मोस्टली जो है वो फर्स्ट 3 जो है इनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। मिर्जा साहिबा वाले में से कम आता है क्वेश्चन, पहले 3 में से ज्यादा आता है। ठीक है। पहले 3 में से तो मस्ट है कि आपका एक आना ही आना है, तो इसीलिए हम पहले 3 के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इसको भी बड़ा डिटेल में आपने पढ़ना है। आप किस्सा हीर पढ़ेंगे, उसमें आपने एक एक चीज को, इसके क्या किरदार थे उसको आप डिस्कस करेंगे। वारिस शाह ने इसके अंदर किस तरह के सियासी हालात बयान किए हैं, किस तरह से सोसाइटी के हालात बयान किए हैं, हर एक चीज को हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। तीनों किस्सों के अंदर इसी तरह से बात की गई है, उसके किरदारों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल हालात जो हैं उसके बारे में, हर एक चीज को अलग अलग डिस्कस करना है। ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन जो है वो रेडी होगा, पार्ट 3 जो है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पीएमएस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, आपके पास आता है पंजाबी वारा। ठीक है। अब वारा जो है इसके अंदर भी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें भी आपके पास चॉइस है। ठीक है। अब ये भी 3 है। ठीक है। सिक्खा सिक्खा दीवार, चिट्ठियां दीवार, मुल्तान दीवार। ठीक है। तो ये भी 3 है, आप इसमें से भी 2 कर सकते हैं। आपको उसने 2 देने हैं, आपने उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। तो ये 3 है, आप एक को स्किप करेंगे, हम 2 पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर भी यही है, इसके अंदर भी आपने बिल्कुल डिटेल में बताना है कि इसका, डिटेल में बताने के बाद फिर आपने इसका भी क्रिटिकल एनालिसिस करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन सीएसएस या पीएमएस के अंदर नहीं होता जिसका आपने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना होता। लेकिन पीएमएस के अंदर एक मजे की बात यह है कि वो आपसे क्वेश्चन में खुद ही पूछ लेता है। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर अगर उसने पूछ लिया ना कि इसका तनकीदी जायजा करो, तो आपने करना है। अगर उसने आपसे नहीं पूछा तो आपने नहीं करना। लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन का समझाऊंगी कि किस तरह से करना है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको नहीं पता ना मुझे पता है। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको सिक्खा दीवार वाला क्वेश्चन दे दे, तो आपको नहीं पता कि वो इसके ऊपर फिक्री पे पूछ रहा है, बात करेगा, या तनकीदी पे पूछेगा। इसीलिए हमने इसको दोनों एंगल से हल करना है। ठीक है। हम इसको दोनों एंगल से डिस्कस करेंगे, दोनों एंगल से इसके नोट्स बनाएंगे, ताकि अगर वो पूछे तो हमें दोनों चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन पीएमएस के अंदर एक ये बात बहुत अच्छी इनकी है कि ये जब भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ये डिटेल में बताते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। जैसे आपको मैंने कहा ना जदीद पोएट्री वाला, अब पीएमएस के अंदर वो ना जस्ट क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे बाबा फरीद वाला। फॉर एग्जाम्पल उसने क्वेश्चन दिया कि बाबा फरीद दी शायरी और इखलाकियात दा दर्स मिलता खोल के चानन पाओ। जस्ट उसने इतना दिया है। लेकिन जब पीएमएस की बात आएगी ना, अगर पीएमएस में, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, अगर पीएमएस के अंदर वो यही क्वेश्चन देता है ना कि बाबा फरीदी शायरी विच इखलाकियात दा दर्स पाया जाता है, ये वाला अगर उसने क्वेश्चन दिया, अब वो आगे मेंशन करेगा अपने नेक्स्ट लाइन के अंदर कि इसका फिक्री करना है या तनकीदी करना है, वो खुद आपको बताएगा। तो जो चीज उसने आपसे क्वेश्चन में पूछनी है ना, आपने वही उसको दे के आनी है। अगर उसने फिक्री पूछा है तो फिक्री देना है, तनकीदी पूछा है तो तनकीदी देना है। दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, जो वो क्वेश्चन में पूछेगा जस्ट वही उसको दे के आना है। पीएमएस की एक ये अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास आती है पंजाबी अदब दियां सनफा। ठीक है। जिसमें पंजाबी शायरी और पंजाबी नसर है। इसमें अंदर हम को आपने पढ़ना है, हम क्या क्या होती है, जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू की बुक में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, ये सारी वही चीजें हैं। ठीक है। बस इनको पंजाबी के लेवल से अब हमने देखना है, उस वक्त आप उर्दू के लिहाज से देखते थे। उसके बाद आपका एक इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। ठीक है। आपका इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा, आपने क्या करना है, उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। जिस तरह से उर्दू के पेपर में आपको बताया था कि वहां पर आपका उर्दू में एक पैराग्राफ आता है,
ठीक है, इंग्लिश में पैराग्राफ आते हैं, आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपका ये होगा कि आपका इंग्लिश में ही पैराग्राफ आएगा, लेकिन उर्दू की बजाय आपने उसका पंजाबी में तर्जमा करना है। आपका पंजाबी का पेपर है ना, तो आप उसको पंजाबी में लिखेंगे। उसके बाद नंबर 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, वो है मजमून नवासी। ठीक है, मतलब कि ऐसे पंजाबी के अंदर आपका ऐसे भी आता है पीएमएस के पेपर में, तो आपने उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करनी है। मोस्टली ऐसे देता है कि जो करंट हालात पाकिस्तान के बाहर नहीं जाता, पीएमएस का एक ये चीज है। इंग्लिश के अंदर भी अगर आप देखें ना, जो ऐसे देता है, तो मोस्टली उसका ज्यादातर टॉपिक जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान से रिलेटेड ही होते हैं, जो उसके अंदर करंट इश्यूज चल रहे होते हैं उसके ऊपर वो आपसे पूछ लेता है। उर्दू में भी यही चीज करते हैं। और फिर अगर आप पंजाबी में देखें, तो पंजाबी में भी यही है। ज्यादातर आपसे यही पूछेगा, जो पाकिस्तान में कोई करंट प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी हो रहा है, एजुकेशन हो गया, ठीक है, जैसे अभी हमारा एजुकेशन का मसला उसको देख लें, पॉलिटिकल का हमारा मसला है उसको देख लें, सैलाब दिया तबाहकारियां उसके बारे में पूछ लेगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है इसके बारे में, इस तरह का मतलब कोई भी वो दे सकते हो। फिर नीचे दिया भी है समाजी, अदबी, इल्मी और हालात हाजरा के मौजूआत। ठीक है, तो इनको भी हमने डिस्कस करना है। इसके लिए भी आपने जस्ट स्ट्रक्चर सीखना है कि आपने किस तरह से उसको लिखना है। आउटलाइंस पहले अगर आपको बनानी आ जाती हैं, तो फिर ऐसे आपके लिए आसान है, क्योंकि आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करते हैं तो आपके पास मटेरियल इतना इकट्ठा हो जाता है कि आपको उर्दू और पंजाबी के लिए दोबारा से वो सारा कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कि मैंने फॉर एग्जाम्पल पंजाबी में फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे आ गया एक तालीम के ऊपर, ठीक है, तो अब आपको ये जरूरत नहीं है कि आपने इसके लिए दोबारा से वो सारा सर्च करना है कि मैं यहाँ पे पंजाबी में क्या लिखूं। आपने वही लिखना है जो आपने इंग्लिश में तैयार किया है, लेकिन उसको क्या करना है, पंजाबी में कन्वर्ट करना है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फर्क है उसको आपने समझना है कि किस तरह से लिखना है। बाकी सारी चीजें सेम है। सारा डाटा सारा मटेरियल ऐसे का आपके पास मौजूद है, वही है जो आपने सीएसएस की इंग्लिश ऐसे के लिए तैयार किया है और पीएमएस की इंग्लिश ऐसे के लिए तैयार किया है। उसी को आपने उर्दू में भी लिखना है और पंजाबी में भी लिखना है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ठीक है, पीएमएस का बस यही सिलेबस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर इसको समझ के पढ़ा जाए, क्रैमिंग ना की जाए, समझा जाए, समझ के पढ़ा जाए, तो जस्ट ये 20 डेज में आपकी पंजाबी कवर हो सकती है। लेकिन अगर आपने चीजों को क्रैम करना है, तो फिर उसमें आपको वक्त भी लग सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें तो ये होगा ना कि आप 3-4 बुक्स उठाएंगे, पहले एक बुक को क्रैम करेंगे, फिर दूसरी को करेंगे, फिर अपने नोट्स बनाएंगे, पहले डिटेल नोट्स बनाएंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो बेहतर यही है कि जो आपको लेक्चर दे रही हूँ, मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप सबसे पहले वो जो आपको समझा रहे हैं उसको एक स्टोरी बना के अपने माइंड के अंदर सेट कर लें। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने नावल ड्रामों की बात किया, सिक्खा दीवार की बात किया, हीर रांझे वाली स्टोरी की बात किया। अब आपने उसको करना है कि आपने उसको एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी बना के उसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, जब वो स्टोरी आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगी, देन आपने पेंसिल पेज लेना है और आपने देखना है कि जो ये स्टोरी मुझे सुनाई गई है, जो ये स्टोरी मुझे बताई गई है, इसके अंदर शायर की सोच क्या थी, शायर क्या चीज हमें देना चाहता था, मुसन्निफ जो है वो किस बात की तरफ हमारी अवेयरनेस करवाना चाहता था, इसने किस किस मेन पॉइंट के ऊपर बात की है। ठीक है, ये हमें क्या चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेन पॉइंट आपने वहां से उठाने और अपने नोट्स में मेंशन करते जाने हैं। उसके रिलेटेड रिलेटेड आपको अगर टीचर कोई रेफरेंस बता रहा है, आपने किसी बुक में कोई रेफरेंस पढ़ी है, या आपको कहीं पे भी नजर आई है, बस उसके नीचे वो रेफरेंस लिखते जाइए, आपके नोट्स तैयार हैं। इससे ज्यादा पंजाबी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट से नोट्स बनाएं, सिंपल से हो, 2 पेज पे हो, इससे ज्यादा नहीं हो। पंजाबी के आपके जितने भी नोट्स हो ना पीएमएस के लिए, जस्ट 2 पेज पे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें जस्ट आपकी हेडिंग लिखी हुई हो, आप ऊपर स्टोरी का नाम लिखे हो, नीचे हेडिंग्स लिखते हैं कि इसमें ये हेडिंग आती है, फिर नीचे जब स्टोरी आपके माइंड में होगी तो नीचे तो आप खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, बाकी आपको एक चीज यहाँ पे और बताती जाऊँ कि पीएमएस से रिलेटेड लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, ना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। अगर आपने ये पीएमएस की पंजाबी पढ़नी है, तो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से पढ़ेंगे। बाकी नोट्स भी अवेलेबल होंगे, टेस्ट भी डेली बेस पे होगा, आपने रेफरेंस किस तरह से देनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। पंजाबी के अंदर रेफरेंस देने के लिए भी आपको किसी अथेंटिक बुक की जरूरत नहीं है, रेफरेंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। आपने किस तरह से करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। आपने शायरी जो आपकी आती है उसकी तशरीह आपने किस तरह से करनी है, उसमें आपने रेफरेंस किस तरह से देनी है वो भी आपको सिखा दूंगी इंशाल्लाह। लेकिन यूट्यूब पे आपको पंजाबी पीएमएस की पंजाबी का कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। अगर आपने पीएमएस की पंजाबी पढ़नी है, दोबारा कह रही हूँ, तो आपको व्हाट्सएप पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।